अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये नावल जो है वो काफ़ी लंबा था, इसके आई थिंक सो 833 पेजेस हैं और अभी कुछ एपिसोड हुए हैं। तो मोस्टली ये पूछ रहे थे कि ये नावल कब ख़त्म होगा, तो मैंने उनको बताया है कि ये नावल काफ़ी लंबा है, तो कोशिश करूँगी कि इस नावल को जल्दी से जल्दी जो है वो ख़त्म कर दूँ। और देन जिनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, पहले उनके नावल रीड किए जाएंगे और फिर जब कोई न्यू रिक्वेस्ट आएगी फिर उनका नावल जो है वो रीड किया जाएगा। क्यों, क्या तुम्हें मुझसे खौफ महसूस हो रहा है कि कहीं मैं आज रात फिर से तुम्हारी शामत ही ना बुला बैठूं? वो ना चाहते हुए भी शफा का रास्ता रोके इस पर तंज के तीर चलाने पर मजबूर था। किसी खुशफहमी में ना रहिएगा और ना ही मैं आपको अपने दिल से शोर तस्लीम करती हूँ और ना ही मैं इस रिश्ते को कोई अहमियत देने की कायल हूँ। वो हर किस्म के तल्लुक़ से इनकारी थी, ये सोचे बगैर कि वो हमज़ा की अना को अनजाने में ही चैलेंज कर बैठती है हर दफ़ा। चलो देखते हैं कि तुम कब तक मेरी ज़ात से इनकारी रह सकती हो। वैसे जिस कदर तुम्हारे चेहरे पे दुख और कर्ब मुआवजा होगा, इतना ही तुम्हारा बाप तड़पेगा। तुम ये चाहती हो कि मेरे बाप मेरे दुखों पे तड़पे, तुम भी देख लोगे कि मेरा बाप मेरे चेहरे पर दुख तलाश करता रह जाएगा, मगर इनको मेरे चेहरे पर खुशो खुरम और हंसता और मुस्कुराता देखना नसीब होगा। ये मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। तुमसे मेरा वादा रहा हमज़ा जलाल, कभी भी हार नहीं मानूंगी, बल्कि तुम्हें हार के भी जीत कर दिखाऊंगी। शफा रहमान अपने किए वादे और कौल से हटने वालों में से हरगिज़ नहीं है। याद रखना, वो शहादत की उंगली बुलंद करके इसकी तरफ बेखूबी और बेतबारी से बोली थी। शफा के इतनी दिलेरी से कहे पर जुमले ने हमज़ा को शदीद गुस्से की आग में धकेल दिया। इसने शफा को बाजुओं से थाम कर इसका रुख मोड़कर दूसरे हाथ से वार्डरोब का खुला हुआ दरवाज़ा बंद करके ज़ोर से बंद किया और दर्द की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। बुरी तरह सहमी थर थर कांपी शफा को अलमारी से जला लगाया। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़िए मुझे, वो जलाई। हमज़ा ने इसकी पुश्त को घूरते हुए एक हाथ से इसको जकड़े जबकि दूसरे हाथ से सिगरेट को सुलाने लगा। जिस तरह ये सिगरेट सिगल रही है, बल्कि इसी तरह तुम्हारे ज़रिए रहमान साहब को सगलाऊंगा। वो इसको सिगलती हुई सिगरेट चेहरे के सामने दिखाते हुए बोला। शफा की मज़ाहमत करने की वजह से बिल्कुल ना दस्तगानी ही जलती हुई सिगरेट शफा की पुश्त में जा लगी। वो तड़प उठी थी दर्द की शिद्दत से। शफा की तकलीफ़ देखकर हमज़ा के तो गोया जैसे पूरे वजूद में जगड़ से चलने लगे थे। शफा इस कदर तकलीफ़ और सिरकियाँ इसको बेतकलीफ़ में पहुँचा रहा था। वो तेज़ी मज़ीद किसी भी सोचे एक लम्हा ज़ाया किए इसकी पुश्त पर झुका और अपने सिगलते हुए लबों को सिसकती हुई शफा की पुश्त पर बनने वाले छाले पर रख दिया। इतनी शदीद जलन के बावजूद शफा को लगा जैसे हमज़ा के लबों ने इसके ज़ख्म पर ठंडी ओस बरसा दी। शफा की आंखों से दो नन्हे नन्हे मोती गिरे। किस कदर एहसास था। वो इसकी इतनी सी तकलीफ़ पे सब कुछ भूले इसको अपने हिसार में लिए मामूली से ज़ख्म पर अपने प्यार भरे लम्ब से मुस्तकिल मरहम रखने की कोशिश कर रहा था। किस कदर दावा करता रहता है वो इसको तकलीफ़ पहुँचाने का। तुम तो कहते हो कि आखिरी हद तक जाओगे मुझे अजियत पहुँचाने के लिए, हर हद फलांग दोगे जुल्मों सितम की, मगर फिर कहो ये कौन है जो इस वक्त मेरी इस कदर ज़रा बराबर सी तकलीफ़ पर तड़प रहा है? ये कौन सा रूप तुम अपने अंदर छुपाए बैठे हो? जो ये ख्वाब है तो मेरे अल्लाह पाक मेरी कभी आँख ना खोली, मेरी गहरी नींद कभी ना टूटे, बेशक मैं हमेशा के लिए नींद की वादियों में रहूं। मेरे रब मुझे मंजूर है। वो शुश्ता सी हमज़ा की वरंगियों का मुजाहरा देख महसूस कर रही थी, वो भी बिना कुछ कहे। शुश्ता सी हमज़ा की वारंगियों का मुजाहरा देख और महसूस कर रही थी, वो बिन कहे भी, बहुत कुछ ना चाहते हुए भी अपने रवैये और एहसासात से ज़ाहिर कर गया था, जो वो हर गुज़रे कभी भी शफा के सामने ज़ाहिर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये बस अचानक से हो गया, तुम्हारी गलती है सारी। न तुम इतना मुझे परेशान करती और ना मुझे गुस्सा दिलाती तो कभी भी ऐसा ना होता। वो जलाए हुए और परेशान से लहजे में इसके ऊपर ही बरस रहा था।
जाओ ड्रेसिंग रूम में और शब ख्वाबी का लिबास पहन कर आओ, वो वाला जो कल मैंने तुम्हें पहनाया था। इस तरह की शर्ट में तुम्हें और जलन होगी। जितनी इस ज़ख्म को तुम्हारी हवालगी की इतनी ही ये ठीक होगा जल्दी, और तुम्हें जलन का भी एहसास कम होता चला जाएगा। वो माथे पे आया पसीना गर्दन के लिटों टावल से पूंछते हुए बोला, और इस जलन का क्या जो तुम्हारे रवैये से मेरे पूरे वजूद में होती है, मेरे दिल को बड़े बड़े बदनुमा छालों से नवाज चुकी है। इन सब का ज़ख्म कब और कैसे भरेगा? शफा के लहजे में कब बोल रहा था, इसके मुंह से अचानक सच फिसल गया। तुम जाओ ड्रेसिंग रूम में, मैं आता हूँ बरनाल लेकर। जल्दी से चेंज करके बाहर आओ। हमज़ा लम्हे बार को टिका ना था और ठहर सा गया, मगर चंद लम्हे सानियों बाद खुद को संभाल के बोला भी तो क्या बोला। शफा के लबों पर एक अफसुर्दा सी मुस्कान बिखरी थी। अब यहाँ खड़ी क्या देख रही हो, जाओ। वो हुक्म सादिर करता कमरे से जा चुका था, जबकि शफा बखलाकर रह गई थी। वो ड्रेसिंग रूम में शर्मो हया और बुखलाहट से हमज़ा के ऑर्डर किए गए लिबास को देख रही थी। इसको ये सोचकर ढेर सारी शर्म न आ गिरेगा। कल रात हमज़ा ने इसको खुद इससे आगे इसका सोचना मुहाल था, मगर इस वक्त बहुत मुसव्वर सी थी हमज़ा का इसके लिए यकसर बदला हुआ और फ़िक्रमंद परेशान कुन रवैया देखकर। वो किसी सूरत में भी इसको वापस इस टोन में आने नहीं देना चाह रही थी। इसने ठान ली वो अपनी ज़ात और इस जोड़े के कई रिश्ते के लिए हमज़ा के अंदर मौजूद एक प्यारे से शख्स को जगा कर ही रहेगी। बेशक हर दफ़ा औरत को झुकना पड़ता है, मगर इस दफ़ा में मैं तुम्हें सुधार दूंगी। हवा की बेटी हूँ, खुद को हरगिज़ कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से ज़हर कर कर दिखाऊंगी। हमज़ा, तुम्हें नहीं पता तुम्हें किससे पाला पड़ा। मैं कोई 1900 ना मासूम सी हीरोइन नहीं हूँ, और ना ही किसी नावल की मासूम सी किरदार जो कुर्बानियाँ देकर ख़ुद को हल्कान करती। मैं आज की लड़की हूँ, या तो तुम्हें फ़तह कर लूँगी या फिर अपनी राहें जुदा कर बैठूँगी, मगर हार नहीं मानूँगी। वो बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी हमज़ा चाह कर भी इसके साथ कुछ गलत नहीं कर पा रहा। इतने बड़े बड़े दावे करने वाला इसकी इतनी सी मामूली तकलीफ़ में तड़प कर रह गया। मैं तुम्हारे दिल में अपना मुकाम बनाऊंगी, अपनी मोहब्बत की शमा रोशन करूंगी। हमज़ा, तुम्हारे और बाबा के दरमियान जो तकलीफ़ें हैं, मैं इनको दूर कर कर रहूँगी। इतना प्यारा रिश्ता है तुम दोनों चचा भतीजे का, मैं इस रिश्ते में दोबारा से रंग भर दूँगी। मोहब्बत के रंग, अपनायत के रंग। इसके लिए शायद मुझे हुरूम बाबी और आदम बाई की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। औरत अगर चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है। तुम तो फिर जीते जागते इंसान हो। हुरूम बाबी, आपने बिल्कुल सही कहा था। मैं आपके दिए गए मशवरे पर लाजमी अमल करूँगी। वो सोचते हुए हमज़ा का बताया हुआ लिबास पहनकर बाहर आ चुकी थी, और बाहर हमज़ा जले पर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चेहरे पर परेशानी लिए टहल रहा था। वो मैं आ गई हूँ, वो नज़रें झुकाए झिझकते हुए बोली, जबकि दुपट्टे से अपने पूरे वजूद को ढांपने की कोशिश कर रही थी। वो ख़ुद को हमज़ा की नज़रों से बचाना चाह रही थी। दुपट्टे को खामखा दोबारा से अच्छी तरह खुद पे लपेटने लगी। हमज़ा इसकी आवाज़ सुनकर इसकी तरफ लिपका और इसको बाजुओं से थामकर ड्रेसिंग टेबल के सामने तेज़ी से चेयर घसीट कर बिठाया। वो अब बगैर कुछ भी कहे चेयर पर बैठ चुकी थी। मेरी वजह से तुम्हें इस कदर तकलीफ़ उठानी पड़ी, वो बड़बड़ा रहा था, मगर वो मुखातिब खुद से ही था। इसकी पुश्त को दामते हुए दुपट्टे को इसने बगैर किसी भी हिचकिचाहट के उतार के बेड पर उछाला, और एक नज़र इसके हया से सुर्ख पड़े चेहरे को देखने के बाद वो छोटी सी प्याली में रखी आइस क्यूब उठाकर इसके ज़ख्म पर टकोर करने लगा। फिर इसके बाद इस पर बरनाल लगाकर मुतमय्यन सा होकर शफा का देखा, और बगैर कुछ कहे इसको बाजुओं से भरकर बेड पर ले जाकर करवट से इख्तियार से लेट आने के बाद इसने सुकून का लंबा सांस लिया। वो खुद अब शफा से थोड़ा फासला कायम करके बेड के दूसरे हिस्से पर आकर बेड ग्राउंड से टेक लगाए लैंप की रोशनी हल्की करके दराज हो गया था। क्या मैं जो इस मासूम लड़की के साथ कर रहा हूँ वो सब ठीक है? तुम एक और आयमा के वजूद में ला रहे हो। आदम का कहा जुमला एक दफ़ा फिर इसके कानों में पिघला।
मुस्तफ़ा ने हवा में गूंजती आवाज़ों के तअक्कुब में मुड़कर देखा, जहां सोहा के एक डेढ़ उम्र प्रोफेसर इससे मुखातिब थे। मगर सर, मैं आपको बता चुकी हूँ, शी इज़ माई वाइफ। इसके बाद तो किसी भी किस्म का जवाज़ नहीं बनता सोहा के न जाने का और मेरी मर्ज़ी के बगैर आप लोगों के वापस जाने का। वो शाइस्तगी से कहता हुआ वापस उतर कर वहाँ इनके सामने आकर खड़ा हो चुका था। इस तरह के पुश्त शोहर को मुँह चढ़ा रही थी। वो पूरी तरह मुस्तफ़ा के पीछे छुप चुकी थी। जलाद न हो तो सोहा ने इसको दिल ही दिल में जलाद का लक़ब दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर हमें बगैर सबूत के सोहा को किसी भी तरह आपके हवाले नहीं कर सकते। वो अपने नरम लहजे में इसको समझाने वाले अंदाज में बोले थे। कहीं ना कहीं वो भी इसकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हुए थे। मेरे पास इस वक्त निकाहनामा नहीं। अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता कि मेरी वाइफ के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आएगा तो मैं ज़रूर हर जगह पीछे भी निकाहनामा रख कर घूमता। हाँ, मगर आपकी तशवीश का मेरे पास वाहिद एक हाल है। आप मेरी वाइफ से ख़ुद ही पूछ लें कि ये मेरे निकाह में है या नहीं। वो अपना हाथ पीछे करके सोहा को सामने लेकर इसकी कलाई मजबूती से अपने हाथ की गिरफ्त में लाकर अब बिल्कुल अपने साथ बराबर में खड़ा कर चुका था। कलाई सख्ती से अपने फौलादी गिरफ्त में जकड़ी। सोहा, बताओ क्या तुम मेरी बीवी हो या नहीं? जबकि हाथ में थामी कलाई पर लम्हे भर के लिए ज़ोर दिगरे मज़ीद गिरफ्त सख्त कर दी। जैसे कहा गया हो, जल्द अज जल्द हाँ में जवाब हो और सबको रवाना करो। बताओ सोहा बेटा, कि ये तुम्हारे शोहर हैं। तुम्हें किसी से भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। प्रोफेसर चश्मे की आउट से इसको शफ़क़त भरी नज़रों से देख रहे थे। जी शोहर, इसकी खुद की आंखों में भी यकीनी थी कि मुस्तफ़ा की कही बात को लेकर वो इतना ही कह पाएगी। इससे आगे बोलने का मौका ही इसको मुस्तफ़ा ने नहीं दिया। इसके जी कहने के फ़ौरन बाद वहाँ ठहरे बगैर वो सोहा को लेकर अपनी जीप में बिठाकर इसे आड़े ले गया। जहाँ जहाज़ उड़ा रहा हो, वो इसको लेकर सीधा एक रेस्टोरेंट में आया डिनर के लिए। वो अच्छी तरह ये जानता था कि वो भूख की बहुत अच्छी है। छोटी थी तब भी बहुत ज़्यादा भूख की कच्ची हुआ करती थी। वैसे तो मुस्तफ़ा के पास आती ही नहीं थी। इसको देखकर ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू कर देती थी, और जो अगर वो कोई चीज़ खा रहा हो तो मोहतरमा ऐसे प्यार से इसके पास अपने छोटे छोटे कदम उठा आती जैसे इसका पहला और आखिरी दोस्त हूँ। मुझे भूख नहीं है, वो मुंह फुलाए हुए बोली, जबकि इसके उतरने के साथ ही खुद भी अपनी तशरीफ़ का लिए इसके पीछे उतर चुकी थी। तो मैंने तुमसे कब पूछा कि तुम्हें खाना है या नहीं? मुझे भूख है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। वो बेरुखी से कहता इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लंबे लंबे डग बढ़ता रेस्टोरेंट के कदरे पुरसकून गोशा तलाश करके इधर जा बैठा था। मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो मेरे हाथ को। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। हाँ, सही कहा, तुम वाकई दूध पीती बच्ची नहीं, मगर फिर भी अपनी हिफाजत करना नहीं जानती। ना चाहते हुए वो मुस्तफ़ा का लहजा सख्त हुआ। वो बरहमी से कहता वेटर को इशारा कर चुका था, यानी बात को अपनी तरह से बिल्कुल ख़त्म कर देने का ऐलान था, ताकि सोहा मज़ीद कोई भी बात अब फिर से इससे ना टोके। वो अपने लिए ऑर्डर लिखवा रहा था वेटर को गर्ल चिकन। सोहा भी जड़ से अपना ऑर्डर दे डाला। वेटर ऑर्डर लेके जा चुका, जबकि वो इधर से इधर चिमक चबाए देख रही थी, जिसे वो तन्हा वहाँ मौजूद मुस्तफ़ा नामी कोई शख्स के साथ हो ही ना। अभी तो तुम्हें खाना नहीं था, फिर ये ऑर्डर क्या मेरे ससुरालियों के लिए दिया है? वो होंठों पे शरीरे मुस्कुराहट सजाकर बोला। कुछ लम्हे पहले इसको सोहा से की गई अपनी सख्ती का एहसास हो गया था, इसलिए अब लहजा कदरे नरम था। हाँ, तो कोई एहसान नहीं ले रहे हैं आपका। मेरा जो खाना है मैं ऑर्डर किया, इसका बिल मैं भी आपको दे दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे वॉलेट में पैसे तो दूर की बात वसलेट और सामान कुछ भी नहीं है। सब कुछ होटल है, जहां आपने मुझे जाने ही नहीं दिया। ओह, तो यानी तुम मुझसे उधार ले रही हो? वो इसके गुलाबी फूले रुखसारों को अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए बोला। जी बिल्कुल, मैं किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करती। वो सिर्फ बोली ही नहीं बल्कि फ़र्जी कॉलर झाड़ते हुए एक अदा से भरपूर जताते हुए बोली।
तो फिर याद रखना, जितने भी तुम ये बकौल तुम्हारे एहसान करूँगा ना, इसका हिसाब फिर अपनी मर्ज़ी से सूद समेत वापस लूँगा। वो बहुत गहरे लहजे में इससे मुखातिब हुआ। सोहा के तो सर पर से गुज़र गई इसकी कही बात, मगर फिर भी चुप रहना तो इसने सीखा ही नहीं। हाँ हाँ ले लीजिएगा, वैसे शायद आपको मालूम नहीं, सूद हमारे मज़हब में हराम करार दिया गया है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर और सितवान छोटी सी नाक चढ़ाकर ऐसे बोली जैसे मुस्तफ़ा को बड़े बूढ़ों की तरह समझाना चाह रही हो। सूद हराम है, मगर जो तुम फ़र्ज़ अदा करोगी आइंदा ज़िंदगी में, वो इस सूद से ज़रा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ मतलब? वो भरपूर जुर्म के मूड में आ चुकी थी। मतलब अभी मैं तुम्हें खुद भी समझाने से कासिर हूँ। वो बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपा सकता था, जान छुड़वाने को जल्दी से बोला। इन शरारतों पर उकसा रहा था, इसको खुद ब खुद तंग करने का दिल करने लगा। वो वह थी जो इससे बेखौफ खतर लहजे में मुखातिब हुआ करती थी, वरना किसी में इतनी मजाल नहीं इससे इस तरह से मुखातिब हो। वेटर खाना सर्व करके जा चुका था। सोहा एक तायराना टेबल पर डाली और जल्दी से मुस्तफ़ा के ऑर्डर करदा बीफ खुद अपने आगे अच्छा करके रख लिया। ये क्या? अरे अरे ये क्या? ये तो मेरा ऑर्डर है। वो बने जाकर इसको घूरते हुए गुस्से से बोला। खाना तेरा मेरा हरगिज़ नहीं होता, खाना सबका होता है। थोड़ा आप ये खाएं, थोड़ा ये। वो ऐसे बोली जैसे कह रही हो मेरी मर्ज़ी, मैं जो भी लूँ। इसका मतलब ये कि ना कि तुम मुझे अपना खाना दे रही हो, ना मुझे मेरा खाने दे रही हो। मैं क्या डोंगे के लिए बैठा हूँ? वो जला कर बोला और साथ इसको खशमीन निगाहों से घूरने लगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करते हुए भी इसने एक प्यार भरी नज़र सोहा के मासूम से चेहरे पर डाली। सोहा ने भी इसके बिस्मिल्लाह पर झट खुद भी बिस्मिल्लाह पढ़ा और दोबारा से खाने लगी। मुस्तफ़ा इसकी एक एक हरकत खाने के साथ साथ नोट कर रहा था। अभी अभी खबर मिली है कि मरी से वापस इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। हम आपको बताना चले एक दफ़ा फिर के मरी से आने वाले रास्ते बदतरीन ट्रैफिक का शिकार हैं। सोहा खाना छोड़कर जल्दी से न्यूज़ सुनकर मुस्तफ़ा को देख रही थी, जिसके खुद के चेहरे पर भी परेशानी रकम थी। वो दोनों जल्दी जल्दी खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर मौजूद अपनी जीप के पास पहुँचे। मुस्तफ़ा का मोबाइल बजा। इसने यही सोचा कि जल्द अज जल्द सोहा को कराची पहुँचा दे, मगर ये हरगिज़ उम्मीद ना थी कि तमाम रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। इसने फ़ोन रिसीव करके कॉल से लगाया और दूसरी तरफ सुमेरा थी। बेटा, मुझे मेरी कज़न से पता चला कि सोहा मेरे तुम्हारे साथ है। अब खबरें सुनकर तो गोया मेरे हाथ पाँव ही फूल गए। आप लोग बेफिक्र रहें, सोहा मेरे साथ है। वो सोहा की कलाई को पुश की तरफ ले जाते हुए बोला। नहीं, इंशाल्लाह जल्द ही रास्ता साफ़ हो जाएगा। वो अब खुशगनी नज़रों से सबको घूरते हुए कह रहा था, जो बुरी तरह से अपनी कलाई इससे छुड़वा कर दूर हो रही थी। जी लग तो रहा है कि 5 दिन लग जाएंगे। वो फ़ोन पर रहमान साहब से गुफ्तगू कर रहा था। प्लीज़ हाथ छोड़िए मेरा, वो इसके फ़ोन रखते ही बोली। मुस्तफ़ा कभी भी हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामता। मैं दिमाग से भी अभी इतना फारिग हुआ नहीं कि तुम्हारा हाथ इतनी आसानी से छोड़ दूँ। वो इसके बाजू से उठाकर अपने शाने पर डालकर जीप में बिठा चुका था और ख़ुद कूदने के अंदाज में एक ही जिस्त में फ्रंट सीट पर बैठा। मैं फ़ोन पर मामा को ज़रूर बताऊंगी कि आपने मुझे गोद में उठाकर जीप में पटका। वो हिम्मत करके कह बैठी थी। अभी तो सिर्फ पटका है, मुझे ज़्यादा सताया तो सोच लो। वो सामने वाली सबसे ऊंची चोटी देख रही हो ना, जो पूरी बर्फ़ से ढकी है, इस पे बिठा के आ जाऊंगा तुम्हें। वो गिराया। मगर फजर, ये भी भला कोई शर्त है कि मैं अपनी पेरेंट्स को बताए बगैर तुम्हारा रिश्ता लेकर आ जाऊं? मैं तन्हा तुमसे किस तरह शादी कर लूं? अरमगान परेशानी से बोला। वो दोनों इस वक्त मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे डिनर के साथ साथ कई अहम बातें डिस्कस कर रहे थे। और अगर मीनू ने मुझे कबूल नहीं किया तो फिर? फजर इसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे बोली जैसे अगर वाकई अरमगान के घर वाले ना माने इसके लिए तो वो शायद जी ही नहीं सकेगी। अरमगान की हम सफ़री इसके लिए इसकी ज़िंदगी की कुल कायनात ठहरी हो जैसे। वो भी इसकी कई बात पर लम्हे भर को खामोश हुआ। वाकई ही कही तो वो बिल्कुल ठीक रही थी। इसके ख़दशात हरगिज़ गलत नहीं थे।
गज़ल तो इसकी पसंद पे दिलो जान से लब्बैक कह देती, मगर हमाद, क्या हमाद इसको अपनी बहू तस्लीम करता? और तस्लीम करना तो दूर की बात है, वो इस रिश्ते पर मानता। फजर के लिए हामी बनना नामुमकिन। ये वो सोच थी जिसने अरमगान को भी परेशान किया। बस यही कुछ वजूहात और खदशात मेरे दिल में हैं। वो इसकी आंखों में रकम तहरीरों को पढ़ते हुए बोली और इसके मजबूत हाथों पर अपना मखरूती हाथ धरा था। मगर ये बहुत बड़ा फ़ैसला होगा फजर, और फिर तुम्हारे घर वाले भी तो हैं, इसको किस तरह कन्विंस करोगी? तो क्या तुम घबरा गए अभी से ही? नहीं, मैं घबराया हरगिज़ नहीं हूँ। हाँ, मगर परेशान ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो फिर आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको खोने से डरती हूँ। मैं मोहब्बत के सफ़र में तुम्हें तन्हा छोड़कर तन्हा कश्ती में सवार कतई नहीं हो सकता। इसकी आंखों में एक अज़म था। मगर मैं फिर भी आपसे एक दफ़ा कहूँगी, मेरी वजह से अगर आप ये कोई मुसीबत या परेशानी आने का अमकान है, तो आप बेशक मुझे मोहब्बत की इस राह पर अकेला छोड़कर रास्ता बदल सकते हैं। अगर मुझे अपनी राहें जुदा करनी होती, तुम्हारी हद से निकलना होता, तो आज मैं शायद इस मुकाम पर तुम्हें ना ला खड़ा करता। मेरे लिए अब वापसी का रास्ता मुमकिन ही नहीं। वो ठहर ठहर कर गमगीन लहजे में बोला। सही कहा, मोहब्बत इम्तिहान मांगती है। फजर के मुंह से बेख्याली में निकला। पहले मुझे ये सिर्फ एक फ़लसफ़ा लगा था, सही मायनों में तो आज इस बात की सही समझ आई। वो बहुत नरम और मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। कब आऊँ तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए? वो यकलीफ एक फ़ैसले पर पहुँचा। जब आपको मुनासिब लगे, मैं आपका इस्तकबाल करने के लिए हमेशा आपकी राह में पलकें बिछाकर इंतज़ार करूँगी। अरमगान को लगा जैसे वो इसके सहर में बुरी तरह से गिरफ़्तार होकर इस चील सी गहरी आंखों में खोकर रह गया। आपको अरमगान वलद हमाद के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। 3 बार वो अपने बाबा से लिपटकर बुरी तरह से सिसक उठी। कबूल एजाज़ का मरहला क्या तय हुआ, इसको तो जैसे ज़ब्त ही जवाब दे गया। इसके प्यारे बाबा और दोस्त जैसा भाई अब इसके लिए मैके का मान बन कर गए। इस पे ये तज़ाद, इसकी जुदाई। ज़ैद ने भी इसके सर पर हाथ रख दिया, दूसरे हाथ से आंखों में नमी को साफ़ किया, जबकि बाबा की आंखों से अश्क रवां थे। बेटा, ये कुदरत की बहुत कठिन रेत है, मगर ये मरहला हर बाप के हिस्से में एक ना दिन एक ज़रूर आता है। वो इसको सीने से लगाए नरम लहजे में बोले। बाबा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं खुश रह सकूं। वो रोते हुए इतना ही कह सकी। बेटा, मेरी दुआ है कि ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें कोई दुख ना मिले, तुम हमेशा शादबाद रहो, इंशाल्लाह। आमीन तुम आमीन या रब्बुल आलमीन। कौन जानता था कि ये दुआ अश्क पहुँची भी है या नहीं। निकाह बहुत सादगी से हुआ, और यह भी फजर के ही हस्बे मंशा था। इसकी दूसरी शर्त निकाह के बिल्कुल सादगी से किया जाना, इसलिए बस फजर के घर में ही सादगी से कबूल और एजाज़ के मरहले हुए। ईशा के बाद, नमाज के बाद खाने का दौर चला, और फिर कुछ देर बाद रुखसती का वक्त आ पहुंचा। कुरान के साए के तले इसको गाड़ी तक लाया गया, जबकि बाबा दरवाजे के बीचों बीच खड़े बेआवाज़ अश्क बहा रहे थे। इसकी हिम्मत ही ना बन पाई वो फजर के पास जाकर रुखसती से पहले आखिरी दफ़ा इनको सीने लगा लें। और तुम मेरे भाई हो छोटे, तुम्हारी बात का मान रखना मेरा फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी है। वो उसकी पूँछ सहलाते हुए कहने लगी, जबकि फजर गाड़ी में बैठे बैठे एक दफ़ा फिर बाबा को मेन गेट के बीचों बीच आंखों में आंसू लिए मौजूद देखकर भागती हुई इनके सीने से जा लगी। बाबा, मुझे नहीं चाहना आपको छोड़कर, वो हलकते हुए बोली। वाकई ही बहुत मुश्किल मरहला था, अरमगान ने अफसोसगी से सोचा। हकीकत है, माँ बाप समेत एक बेटी का भी ये बहुत बड़ा ज़र्फ होता है, अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में चले जाना। वो पूरा रास्ता इसका हाथ थामे रहा, भरपूर अंदाज में इसकी दिलजोई कर रहा था, ताकि वो ख़ुद को अकेला ना समझे। इसको फजर की दिल कैफियत का बखूबी अंदाज़ा था। वो इस वक्त अपने प्यारे रिश्तों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए आई। वो अकेला ही इसको रुखसत करवा कर लाया अपनी गाड़ी में, और इसको अपने सीधा शहर वाले बंगले में ले गया। गोद में उठाकर वे इसको कारपोर्ट से घर के दाखिली दरवाजे की दहलीज तक लाया। तुम 1 मिनट यहीं रुको,
वो सवालिया नज़रों से इसको देखने लगा। खूबसूरत से डीप रेड फर्शी शरारे में माहिर ब्यूटिशियन ने इसके हुस्न को मज़ीद निखारा और कुछ इस पे पहली दफ़ा इतना सजे संवरने का रूप था। वो हैरान परेशान इसको देख रही थी, मगर दाखिली दरवाज़ा बंद करके अंदर जा भी चुका था। ये सब क्या वो बुखला कर रह गई, क्योंकि रात की 11 बजे का वक्त था और अमगान इसको बाहर तन्हा छोड़कर दरवाज़ा बंद करके अंदर जा चुका था। वो अभी दरवाज़ा पटकने का सोच रही थी जब दरवाज़ा के दोनों फट खुले और सामने बीचों बीच अरमगान खड़ा एक दा से खोंचर बजा रहा था। वो अब इसको हैरान और परेशान आंखों से देख रही थी। मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की है कि तुम्हें कभी एहसास ना हो। तुम्हारा वेलकम और तुम्हारी शादी आम शादियों से ज़रा मुख्तलिफ है, इसलिए मैं ख़ुद अपनी गुड़िया के वेलकम के लिए थोड़ी सी तैयारी करके गया था। वो इसके फर्श पर बिछे गुलाबों की पत्तियों पर आहिस्ता आहिस्ता चलती खूबसूरत से सजे बड़े से हालनुमा लाउंज में मौजूद 3 सेंटीमीटर सोफ़े तक बैठी और बहुत मोहब्बत और चाहत से इसको बिठाने के बाद एक दफ़ा फिर गायब हुआ, जबकि फजर के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखरी। अमगान की चाहत भरा अंदाज इसके दिल को अंदर से अंदर एक अनोखी सी खुशी और इत्मीनान बख्श रहा था। इसको अमगान के हर अंदाज से अपनायत और बेतहाशा परवाज़ झलकती दिख रही थी। इसको अपनी ज़ात पे यह खलकत बहुत मोहब्बत पर लगने लगी। वो अब सोफ़े पर बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। इसके हाथ में एक शीशे की परात थी जिसमें दूध और गुलाब की पत्तियाँ थीं। चलो भाई, ये रस्म भी शायद मेरी बूढ़ियाँ करती हैं। मैंने एक दफ़ा देखी थी जब मेरे चाचू की शादी हुई, तब मेरी अम्मा जान ने बहुत रस्में की। जिनमें से एक रस्म मुझे याद है। वो थोड़ा खिसका कर अपने सर पर पीछे हाथ फेर कर बोला। वो बोलते हुए इसके सामने परात रख दी। फजर इसको प्यार भरी नज़रों से देख कर रह गई। कितना प्यारा शख्स था वो, जो इसकी एक एक ख्वाहिश का एहतराम करने की तक हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वैसे मुझे पता नहीं है ये रस्म क्या है, मगर मुझे याद पड़ता है बस ये दूध और पानी रखा था मेरी अम्मा जान ने लाकर चाची के सामने। वो अब बेबसी से बोला और फजर मुस्कुराकर रह गई। इस वक्त माजी में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए जल्दी से अपना जहन हटाने के लिए बोली, मैं इसमें अपनी अंगूठी डाल रही हूँ। अगर आपने ढूंढी पहले तो आप हमेशा मुझे ये हैवी रंगीन और हुक्मरानी करेंगे, और अगर अलबत्ता ढूंढ ली पहले तो आप ज़िंदगी के हर मोड़ पे थानेदारनी की तरह खड़ी मिलोगी मैं आपको। वह हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी अंगूठी उतार कर डाल चुकी थी परात में। कोई बात नहीं, तुम मुझे थानेदारनी बनो तो मैं तुम्हारा जेलर बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे थानेदारनी से बहुत डर लगता है। वो डरने की भरपूर एक्टिंग करने लगा। चलो फिर किस्मत आजमा लेते हैं कौन कितना दबंग रहेगा आने वाली ज़िंदगी में। वह कहते हुए अपने मेहंदी रचा हाथ दूध और पत्तियों में भुगोती चली गई और साथ ही इसको इशारा किया नज़रों से, तो उसने भी अपना हाथ डाला। मिल गई, मुझे मिल गई, वो खुशी से चीखी। और मुझे तुम्हारा हाथ मिल गया, इसका मतलब तुम्हारा साथ। मुझे तुम मिल गई, वो इसका अंगूठी वाला हाथ पकड़े आंखों में दुनिया जहाँ की मोहब्बत समोकर बोला। इसके लहजे में इसके सच्चे जज्बातों की सच्चाई झलक रही थी। फिर क्या ख्याल है, वो आंखों में मायने खींच दिए बोला, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आई है। वो इसकी नज़रों का मफ़हूम समझकर सठियाकर इतना ही कह पाई, तुम्हें नींद आ रही है और मेरी नींद उड़ चुकी। वो खड़ा हुआ और अपनी हथेली फैलाकर सोफ़े पर बैठी फजर के सामने की, जिसे कह रहा हो आओ थाम लूँ मेरा हाथ और ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। फजर ने इसका हाथ बगैर लम्हा ज़ाया किए थामा और उठ खड़ी हुई। अरमगान ने इसके उठते के साथ ही इसको अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले गया। मोहतरमा, आप मेरी बाहों में झूल रही हैं, इसलिए बेडरूम का दरवाज़ा आपको हैंडल घुमाकर ही खोलना पड़ेगा। वो मुस्कुरा कर चढ़ते हुए बोला। फजर ने यकदम बुखलाकर दरवाजे का हैंडल घुमाया। जैसे ही अरमगान ने एक कदम कमरे की तरफ बढ़ाया, अंदर खीफ इन दोनों के चेहरों पर गुलाब के फूलों की पत्तियों की बारिश हुई और कमरे में सच्चे मोतियों और गुलाब की भीगी भीगी सी महक आ रही थी। इसको इसके कदमों पर खड़ा करके अपनी जेब में कुछ टटोल रहा था। दत्त तेरी, वो कुछ तलाश करते हुए बोला। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? फजर ने इसको परेशानी से देखते हुए बोला।
मुझे एक दफ़ा फिर 1 मिनट के लिए रूम से बाहर जाना पड़ेगा। वो मुस्कुराकर फूलों से सजी हुई सेज पर जा बैठी। दिल में इस वक्त सिवाय अरमगान की मुक़द्दस मोहब्बत के और कुछ भी बाकी ना रहा था। इसने तमाम तर जहरीली सोचों को झटकते हुए सिर्फ और सिर्फ अरमगान को सोचने की ठानी। इन सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, मैं चाह कर भी तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती। तुम तो अपनी गुड़िया से बहुत मोहब्बत करते रहे और बिला शुबा आज भी करती हो। वो दोनों हाथ अपने घुटनों के गिर्द बांधकर बेड की एक साइड पर टेक गई। इंतज़ार के लिए माज़रत, मगर सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल करना चाहता हूँ, इसलिए यह सब कुछ गड़बड़ हो गई। वो दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ और खफ़्फ़त से सर पर हाथ फेंक कर रह गया। अब वो बेड में आकर खामख़ां फजर के सामने सफाई पेश करने लगा और चेहरे पर बेचारगी अरकम थी। पहली गलती माफ़ की माँ बदौलत ने आपकी। वो चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट लिए एक अदा से बोली। अरमगान ने इसके मन मोहने खूबसूरत चेहरे को देखा, जहाँ इसको अपना ही अक्स नज़र आता था। खूबसूरत सी सजी फूलों की सेर, गुलाब और पत्तियों की भीगी भीगी महक, LED लाइट की डीम रोशनी और जहाज़ी साइज बेड पर बिखरी गुलाब की पत्तियाँ। तसादिम मुकाबला पूरी सजी सवरी व नाजुक सी गुलाबी परी के होशर शुरबा वजूद का इजाफा थी। चंद लम्हों के लिए तो गोया वो फजर के दिल कशीन सरापा और हसीन चेहरे से नजर ही नहीं उठा पाया, जबकि इसकी नज़रों की तपत से गड़बड़ाकर वो अपनी पलकें झुका गई। मैं बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा, हाँ बस इतना यकीन ज़रूर दिलाऊंगा कि ज़िंदगी के इस सफ़र में तुम मुझे हर दुख सुख में हमेशा साथ खड़ा पाओगी। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करनी आती, हाँ मगर इतना ज़रूर यकीन दिलाता हूँ, मेरी हयात में गुड़िया के बाद आने वाली वाह लड़की तुम हो, जिसे मैंने दिलो जान से चाहा। और इसका मरमराया हना से सजा हुआ हाथ अपने हाथ में लेते और साथ ही अपने कुर्ते की जेब में से कुछ टटोलने लगा। और अगर कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपको दूर राहों में किसी एक राह का इंतखाब करना पड़े, तो फिर मैं इस राह में तुम्हारी हमकदम मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तय करूंगा। और कभी जो आपको महसूस हुआ मेरी मोहब्बत में आपकी जितनी शिद्दत नहीं तब, तो फिर मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारी मोहब्बत में शिद्दत ही नहीं बल्कि जुनून भी बढ़ जाएगा। वो इसके इस बंदिया से सजे माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर साबित कर चुका था। शायद मोहब्बत अपने मनमाने में कामयाब हो जाए। वो सुर्ख रंग की लिपस्टिक से जिए कटावदार होठों को हल्की सी जंस देकर बोली, जबकि इसकी नज़रें झुकी हुई थी। अपनी चूड़ियों से छेड़छाड़ करने लगी बगैर अरमगान को देखे। जो तुम मेरी आंखों इस लम्हे झांक लो तो शायद तुम मेरे दिल का भेद जान लो, वो दिल में सोच रही थी। अरमगान ने एक खूबसूरत सा पेंडेंट अपनी जेब से निकालकर थोड़ा सा आगे झुककर इसके करीब किया। इस पर मेरा और तुम्हारा नाम दर्ज है, इसको हमेशा अपने सीने से लगाकर धड़कन से करीब रखना। इसके लहजे में सच्चे जज्बे बोल रहे थे। और तुम्हें पता है मैं अभी बाहर क्यों गया? वो अपनी शहादत की उंगली इसके लबों को छूते हुए बोला। इसके पर हथ लम से फजर यकदम बुखलाकर पीछे को सरकी, मगर अरमगान ने इसको हाथ बढ़ाकर खुद से करीब किया और इसके सर्द कांपते लबों पर अपने सरसराते लब रखे। अब तुम समेत तुम्हारा पूरा खूबसूरत सरापा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इतनी मोहब्बत मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरी मोहब्बत से चाह कर भी अपना दामन नहीं बचा पाओगी। वो इसके गाल पर मौजूद तिल को अपने लबों से छूते हुए बोला, मैं आपकी इतनी मोहब्बत और मान के काबिल नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो मैं खामखा मगरूर में ना आ जाऊँ। मैं तुम्हें मगरूर नहीं बल्कि सराप कर रहा हूँ, अपनी शिद्दतों का हाल सुना रहा हूँ। मैं यही तो चाहता हूँ तुम भी बस सिर्फ और सिर्फ मुझे सोचो और मुझे चाहो। तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठा हर डर खौफ को तुम अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंको, क्योंकि मैं तुम्हारे हर खौफ के आगे एक दीवार की तरह डट के खड़ा हूँ। वो इसके अरूसी दुपट्टे की पन निकालते हुए बोला, डर और खौफ इंसान के दिल में इस तरह अपने पंजे गाड़ते हैं जैसे इंसान की चलती सांसें। मैं चाह कर भी अपने सालों से मौजूद डर को नहीं निकाल सकती। वो गहरी गहरी सांसें लेती बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा कर रही थी। फजर ने अपने इर्द गिर्द मौजूदाती मोहब्बत को महसूस किया। अरमगान के मोहब्बत भरे लम्स ने इसके पूरे वजूद में सनसनासी से दौड़ दी। अरमगान ने इसको अपने मजबूत बाहों के असार में कैद किया और आहिस्ता आहिस्ता इस पर अपनी मोहब्बत की बुछार की।
ओ या हम लोग सब फार्म हाउस पे जाएं? अरमगान पुरजोश हुआ। हाँ बिल्कुल, हम सब जाएंगे। दाऊद ने अपने पूरे प्यार से 15 साला भतीजे को देखा, जो बड़े इनाम से अनाया को गोद में बिठाते हुए होमवर्क करवाते साथ साथ अपने चचा से भी गुफ्तगू कर रही थी। कब जाना है भाई? हमाद भी ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होकर लाउंज में सोफे पर बैठ गया। साथ ही अनाया को भी ज़बरदस्ती अरमगान से लेकर अपने पास बिठाकर प्यार करने लगा। ताया अबू, मुझे और नहीं पढ़ना, बस आप मुझे अपने पास ही रखें चिपका कर। वो कान में सरगोशी कर चुकी थी। ठीक है, मैं अपनी चीची को अपने ही चिपका कर रखता हूँ। वो चेहरे पर मसनूई परेशानी तारी करके बड़े मज़े से बोली। वो झट पुरसोच अंदाज में उठ खड़ी हुई और झट से अरमगान के कुर्ते के दामन को अपनी फ्रॉक के बेल्ट गिरा लगाने के अंदाज में बांधने लगी। देखिए ना ताया अब्बू, ऐसे आप भी करते हैं। अपनी फ्रॉक को बेल्ट से आपके करता दामन से बांध दूंगी और इस तरह फिर से आपसे चिपक कर रहूंगी। नहीं बस गुड़िया, अब तो तुम हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के दामन से ही बंधी रहोगी। गजाला शरारती लहजे बोली, सबको चाय दे रही थी। दुल्हन बनी आयमा पिछले 2 घंटों से रहमान का इंतज़ार कर रही थी। एक ही जाविये में बैठे बैठे इसकी कमर तख्ता हो गई, मगर फिर भी सब्र से बैठी रही। इसके खौफ के तहत कहीं रहमान को बुरा न लग जाए, वो बगैर दस्तक दिए कमरे में आ चुका था। इसके कदमों की चाप अपने बहुत करीब महसूस करके आयमा कुछ और सिमटी। शर्मा तो ऐसे रही थी जैसे पहली दफ़ा सेज पर बैठी। आयमा, जो कि रहमान के नरम लहजे की आदी थी, वो सख्त लफाज पर सख्त रह गई। इसके माँ बाप को कायल करने वाली, इसकी शादी के लिए ना को हाँ में तब्दील करने वाला, हर तरह के पापड़ बेलने को तैयार वो शख्स कहीं से भी नरम नहीं लग रहा था। आयमा को लगा जैसे दूसरा जलाल रहमान के रूप में इसके सामने है। जानती है तेरी औकात क्या है मेरी नज़र में? वो इसके पन्नों का लगा दुपट्टा बेदर्दी से खींचकर दूर उछालते हुए थप इसके मासूम से चेहरे पर जड़ते हुए बोला, मुझे मत मारिए, खुदा का वास्ता इतना तो बता दे मेरा कसूर क्या है। आंखें रोकर अब जैसे मज़ीद आंसू बहाने से इनकारी कर रही थी। कसूर पूछती हो? वो बेल्ट से इसको नाजुक वजूद को बुरी तरह से मारने लगा। तो मेरे प्यारे भाई की कातिल है। जैसे मेरा भाई तड़प के मरा है, अब तू भी सारी ज़िंदगी तड़पेगी। यही तेरी औकात है। वो सोहा को लेकर रेस्टोरेंट हाउस पहुंचा, जहां वो ठहरा हुआ था। मोहतरमा, आप जीप से खुद उतरना पसंद करेंगी या फिर मैं आपके लिए बलडोज़र मंगवाऊं? मुझे आपके साथ अंदर नहीं जाना। वो नरूठेपन से बोली, तो फिर क्या रात भर इस जीप में बैठकर भूतियों के साथ कैरम बोर्ड खेलने का इरादा है? वह बुरी तरह से जिच हो चुका था, इसलिए कदरे बरम देते में बोला, मेरा पाला जिस किस्म के बू से पड़ चुका है, इसके बाद तो कोई भी भूतनी मेरे करीब तक आते ही घबराएगी। वो भी इसके लहजे में बोली, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मेरी बाहों में आने का बहुत शौक़ है। ओ, तो तुम इस वक्त भी यही चाह रही हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर अंदर लेकर जाऊं? ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपकी गोद में किसी घिसी पट्टी हीरोइन की तरह झूलने का। आप खुद ही मुझे हर वक्त अपनी गोद में उठाकर घुमाते रहते हैं, जैसे मैं कोई खंडर गार्डन की बच्ची हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है तुम बच्ची नहीं बल्कि पूरी हो। इस बात का तो अंदाज़ा मुझे उस दिन हुआ जिस दिन तुमने बड़ी दीदा दलेरी से किचन में खड़े होकर मामी को मेरे प्रपोज़ल के लिए इनकार किया। वो अब बहुत बुरी तरह से सोहा के आउटपटांग हरकतों से आजिज़ होकर आतिश शाह की तरह गुस्से से बोला, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं जा रही हूँ। अच्छा जाओ, कहाँ जाना है? मैंने इजाज़त दी, जिधर भी जा सकती हो जाओ। मुझे भी बताओ ज़रा, जाओगी तो आखिर कहाँ? वो भी रात के 12 साढ़े 12 बजे के वक्त। सीने पर दोनों बाजू लपेटकर आंखों में शदीद गुस्से की सुर्खी लिए वो झाड़ा वापस अपने टीचर्स के पास। वो इसके बुरी तरह से चलाने पर सहम कर अब नींद कटोर आंसू बहा रही थी। देखो सोहा, मेरी बात को समझो, इस वक्त तुम कहीं भी नहीं जा सकती। तुम मदर चलो, इसके बाद इस मसले का हल सोचते हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारी परेशानी को। तुम मुझे ये पर ट्रस्ट करो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं करूँगा। जब तक तुम्हारे मुकम्मल जुमले हकूक़ अपने नाम नहीं लिखवा लेता, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने का सोचना तो दूर की बात है। वो जीप से उतरते हुए बोला। परेशानी इसके चेहरे पर रकम थी, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से रास्ते बुरी तरह से ब्लॉक थे।
जिसकी वजह से अब सोहा को इसके घर बाहिफाजत जल्द अज जल्द पहुंचाना था। इस वक्त इस पे सिर्फ एक ही परेशानी सवार थी, इसको सोहा की हिफाजत, और यही परेशानी और यही सोच इसको परेशान कर रही थी, किस तरह वो तनहा सोहा को अकेले रेस्टोरेंट में रखेगा। आपने झूठ बोला, आपका मुझसे निकाह हुआ, मैं फिर आप पर कैसे यकीन करूं? वो आंसू पोंछकर अब अपनी पूरी बड़ी बड़ी गोल आंखें फटकर बोल रही थी। तुम इतनी सी हो, मगर तुम्हारी अक्ल बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी हो चुकी है। मूवीज़ और ड्रामे ज़रा कम देखा करो और ख़ुद भी चलता फिरता एक ड्रामा बन चुकी हो। अब अगर उतरना है तो उतरो, नहीं तो मैं अंदर जा रहा हूँ। इसको धमकाते हुए आगे बढ़ा। इसको अंदर जाता देख खुद भी जल्दी से उतर चुकी और वो वादा कहीं वाकया अंदर जाकर इसको बाहर छोड़कर दरवाज़ा लॉक ना कर दे। सोहा की इस हरकत पर इतनी टेंशन के बावजूद भी मुस्तफ़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। बेवकूफ़ लड़की, सुबह फजर के वक्त इसकी आंख खुली थी। वो पाबंदी से नमाज़ें अदा करने का आदी था। अभी भी फजर में पूरा आधा घंटा बाकी था, मगर वो उठ चुका था। इसका हाथ अपने सीने पर दबाव सा महसूस हुआ और इसकी खुशबू ने इसको मज़ीद चौंकाया। वो यकदम हवासों में आने की कोशिश करते हुए लैंप का बटन टटोलकर इसको जला चुका था। हल्की हल्की लैंप की रोशनी में वो मूदी मूदी आंखों से सफ़ा का सर, अपने बाजू, जबकि चूड़ियाँ और मेहंदी से सजा हुआ हाथ अपने सीने पर धर कर देकर वो लम्हे भर के लिए साका सा रह गया। मेहरून नाइटी, खुले बिखरे बाल, रेशमी बाल, नाजुक सरापा, चेहरे पर बला की मासूमियत। हमजा मबहूत सा इसको देख रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो रहमान साहब आपको बहुत तड़पाना है। मैं आपके तड़पने का तमाशा देखना चाहती हूँ। वो एक झटके से अपना बाजू सोहा के सर के नीचे से निकाल कर उठ बैठा था। मगर क्या एक मासूम लड़की को अपने बदले के लिए इस्तेमाल करना अच्छी बात है? क्योंकि मेरा दिल शफ़ा की तरह माइल हो रहा है। क्यों मैं चाह कर भी इसके साथ कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मुझे शफ़ा को इस नाम नहाद रिश्ते से आज़ाद कर देना चाहिए? शफ़ाहत थोड़ी सी कलबला को एक दफ़ा फिर इसके सीने पर सर रख कर सो चुकी थी। वो उमर की इस हरकत पर दिल ही दिल में बिचोताब खाती वापस जाने का फ़ैसला कर चुकी थी अपने घर। चाहे मुझे अकेली ही क्यों ना जाना पड़े, मगर अब मैं हरगिज़ इतनी शर्मिंदगी के बाद यहाँ नहीं रहूँगी। ये सोचे बगैर कि वो कराची के किसी भी रास्ते से वाकिफ़ नहीं है, चलते चलते इसको पता ही ना चला कि वो किधर निकल आई। काफ़ी देर से वो किसी कैब की मुतलाशी इधर उधर देख रही थी कि यकदम एक हाई रूफ इसके बहुत करीब आग रुकी और दो लड़के इसमें उतरे, जिनमें से एक लड़के ने इसके बाजू में एक इंजेक्शन बहुत बुरे तरीके से लगाया। वो बिजली की सी रफ्तार से मुस्तफ़ा के पीछे पीछे चल रही थी। मुबादल सा वो इसका इंतज़ार करने की बजाय गुस्से में अंदर जाकर दरवाज़ा ही बंद ना कर दे। वो तेज़ जल्दी आगे पीछे के चक्कर में बगैर नीचे देखे दरम से स्विमिंग पूल में जा गिरी। पानी गहरा होने के बायस वो पूरी तरह से पूल में मचल रही थी। मुस्तफ़ा पानी की जब से ज़ोरदार सन्नाटे को चीरती आवाज़ सुनकर बुखलाकर पीछे मुड़ा और सोहा को देखा, जो बचाओ बचाओ कर रही थी। मुस्तफ़ा ने आओ देखा ना ताओ और अपनी शर्ट उतारकर दूर उछाली। वो इसको तैरने की कोशिश करता और गहरे पानी में हाथ मारता देख तेज़ी से पानी में गोता मारकर तैरता हुआ सोहा तक पहुंचा। ये रेस्टोरेंट इसको अदारे की तरफ से मिला था। 300 गज़ की ज़मीन को बाइफ्रीट काट के 150 गज़ का रेस्टोरेंट जदीद रहाय से आरास्ता एक कमरा लाउंज किचन पर मुश्तमिल था, जबकि बाकी ज़मीन पर लॉन और स्विमिंग और कारपोश वगैरह था। वो सोहा को बाजुओं में भरकर पूल से बाहर आया और अब इसको फर्श पर बिठा चुका था। जब तैरना नहीं आता तो पानी से बिला वजह बीज लेने का क्या फ़ायदा। सर्दी से कांपती और पानी की वजह से खांसती सोहा को खुशमगीन नज़रों से घूरते हुए बोला, ये सब कुछ क्या दरा है? क्यों मेरा इस सब में अब भला क्या कसूर? मैंने कहा था कि तुम अंधों की तरह चलो, पानी में डुबकी लगाओ। नहीं, आपने ये नहीं कहा, मगर ना आप मुझे गाड़ी में अकेला छोड़ते जाते, ना मैं पूल में गिरती। वो बच्चों की तरह मुंह बसोड़ती हुई बोली, मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम पानी के ऊपर चलना शुरू कर दो। तुम्हारा बस चले तो हवाओं से भी जंगें लड़ना शुरू कर दो। वो इसको फरस से उठाकर अपने बाजू में भरकर अंदर की तरफ बढ़ता हुआ पूरी तरह से झुंझला रहा था।
खुदा ने मुझे पैरों की नेमत से नवाजा है, मैं कोई बच्ची नहीं। आप मुझे हर दफ़ा गोद में उठाकर चलना शुरू कर देते हैं। वो सांस बहाल करके इस पर गराई। बच्ची नहीं हो तुम, ये तो मुझे पता है। कॉलेज जाकर तुम्हें बहुत पर निकल आए हैं। तुम्हारी ये बेकाबू होती मैं बहुत जल्दी काटने वाला हूँ। मगर मेरी एक बात सुनो, तुम्हें ज़मीन पर चलना तो दूर की बात, सही नीचे देखकर भी चलना नहीं आता। मुस्तफ़ा कहाँ किसी को बख्शने वाला था। सर्दी और फिर पानी में भीगने की वजह से इसका भीगा हुआ सरापा, इसका पूरा वजूद ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। ठंड की ज़्यादती से अब इससे बोला भी नहीं जा रहा था। हंडियों को तो डर देने वाली ठंड थी और इस पर तसादुम दोनों का भीगा हुआ। मुस्तफ़ा के खुद के मुंह से धुआं निकल रहा था। वो तो फिर एक नरम नाजुम सी लड़की। बहुत शौक है ना तुम्हें भी टॉप्स पर आने का, अब आओगी आइंदा? ट्रिप्स पर आने का अब आओगी आइंदा? वो इसको शर्म दिलाने वाले लहजे में बोला। हाँ हाँ 100 दफ़ा आऊँगी, वो चढ़ कर बोली। तौबा, तुम जैसी आफत को पर काले से निपटना मेरे बस का काम नहीं। अभी जल्दी से चेंज करो, जल्द से जल्द अपने ड्रेस को, तो नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। वो फिक्रमंदी से कहते हुए अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलने लगा। सोहा ने एक नज़र सोफ़े को देखा और फिर रेस्टोरेंट हाउस का अंदर से जायज़ा लिया। खुद लाउंज में बैठी थी, जबकि लाउंज से मुल्हिक एक बेडरूम था, वही जहां अभी अभी मुस्तफ़ा गया। बेडरूम के बराबर थोड़े फासले पर किचन था। ये एक लकड़ियों से बना खूबसूरत रेस्टोरेंट हाउस था। अंदर का इंटरव्यू भी खासा आला ज़ौक़ था, जो कि आर्किटेक्चर के हुनर का मुंह बोलता सबूत था। वो सोफे पर टिकी हुई थी। इसके बिल्कुल सामने वाले पर बारीक पत्थरों से एक बड़ा सा जहाज़ बना हुआ था, जिस बात का वाज़ेह सबूत था कि रिहाइश इसको अदारे की तरफ से मसूल की गई। पूरे घर में आर्किटेक्ट की खूबसूरत महारत है। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो। मुस्तफ़ा ढीले डाले कपड़ों में मलबूस था। इसकी फ़िक्र थी सोहा की कहीं वो ठंड से बीमार न पड़ जाए। अदारे का डॉक्टर मौजूद था, मगर सोहा के लिए वो यूज़ेबल नहीं था। इसको एक झलक भी किसी गैर मर्द को दिखाना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था वो किसी बहुत ही कादियानी और सिती सोच रखने वाला मर्द था, मगर न जाने क्यों सोहा को लेकर वो इंतहाई हसास होने लगा था। वो बिल्कुल इसको स्नो वाइट की तरह लगती थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी की थी, जिसको देखना और छोड़ने का हक सिर्फ इसी को था। चेंज करने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है और इधर सिवाय इस रग के मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रहा। अगर आप कहें तो टेबल हटा के ये ज़मीन पर बछोर रग लेट कर मॉडलिंग करना शुरू कर दूं? वो बबला कर कहती, अपनी गोल गोल आंखें फटफटा कर गुस्से से बोली। अच्छा अच्छा बस करो, मेरे रूम में जाओ, सामने वार्डरोब में से मेरा कोई कुर्ता और ट्राउज़र देख लो। वो बड़ी मुश्किल से अपनी नज़रें इसके भीगे सरापे और पुरकशिश नज़ीब फराज से हटा सकता था। आपके वार्डरोब में मौजूद कुर्ता देखकर क्या करूँगी? बंगड़े डालूंगी। मुझे अपने पहनने हैं कपड़े। वो बुरी तरह से झंझलाई। पता नहीं तुम इतनी अनजान हो या फिर जानबूझकर मुझे आजमा रही हो, कि गमगीन लहजे में बोला और इसके और अपने दरमियान चंद कदम का फासले में ख़त्म किया और इसकी नाजुक सी कलाई को अपनी मजबूत हाथ की गिरफ्त में ले चुका था और इसको लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ा। छोड़े मुझे, मैं क्यों जाऊँ आपके साथ आपके बेडरूम में? क्यों मुझे लेकर जा रहे हैं आप अपने साथ? वो खौफजदा सी बोली। मुस्तकबिल में भी तो मेरे बेडरूम में ही जाना है तुमने। तू है तो फिर अभी क्यों नहीं? इसके लहजे और आंखों में एक अजीब सी तशवीश सोहा को महसूस हुई। मेरे लिए तुम्हें रुखसत करवाना सिर्फ एक चुटकी बजाने के बराबर का फेल है। वो अपने बातों से इसके सही मायनों में जिद कर चुकी थी। अब इसका दिमाग बुरी तरह से खोल रहा था। वो इसको जानबूझकर सता रही थी, ये वो अच्छी तरह समझ रहा था। इस जैसा डिसेंट बंदा ज़्यादा किसी बात करना नहीं पसंद करता और ये लड़की इसको मुसलसल नागम दम कर रखा हुआ था। तो चलिए फ्रेंड, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक